हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगोलॉजिकल। तो इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स। तो ये जो टॉपिक है वो हमारा डिस्कस होगा अंडर सेक्शन 105 एंड 106 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली 105 एंड 106 में हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज के बारे में, एंड इसके बाद 194 सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर की प्रिविलेजेस के बारे में एंड उसके पावर्स के बारे में। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल इसलिए हो जाता है क्योंकि जो पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स दैट मीन्स एमपीज एंड स्टेट लेजिस्लेटिव में जो एमएलएस एक्ट कर रहे होते हैं, तो उन्हें अगर आम इंसान जितनी पावर्स दे दी जाएंगी या फंडामेंटल राइट्स दे दिए जाएंगे दैट मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा अड़चन होगी उसके अकॉर्डिंग वो काम करना। इसलिए उन्हें कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाती हैं जिसके कारण वो प्रॉपर तरीके से अपने उसमें वर्क कर पाते हैं। सबसे पहले इसमें जो 105 का क्लॉज 1 है वो बताता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and to the rules of standing order regulating the procedure of parliament there shall be freedom of speech। सबसे ज़्यादा आपने ध्यान देने वाली बात क्या है, there shall be freedom of speech। कि जो पार्लियामेंट में बोल रहा है उन्हें क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कि हमें भी पता है कि हम इंसानों को दैट मीन्स नॉर्मल सिटीजन को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रखी है, लेकिन इसमें यह फ़र्क हो जाता है कि जो इन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रही है इनके खिलाफ कोई डिफेमेशन का केस या और कोई केस यानी कहीं भी बोलने से रोका नहीं जाएगा। आम इंसान को कई जगहों पर रोक दिया जाता है तो बोलने से, लेकिन इन्हें कहीं पे भी रोका नहीं जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और वोट गिवन। ये आप पढ़ सकते हैं, वैसे इसमें बेसिकली बताया गया कोई भी एमपी या एमएलए जिसने अभी कोई वोट दिया है, कोई पार्लियामेंट ने उन्हें विचार साझा करा है या कुछ और करा है, तो उसके खिलाफ उसके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता कि उसने उसे वोट क्यों दिया, उसने उस पर अपना थॉट प्रोसेस कैसा उसने रखा था। इसके बाद इन्होंने बता रखा है कि जो भी पार्लियामेंट के लॉज होंगे, पावर्स होंगी, जितने उन्हें पावर मिली जाएंगी, जितने उन्हें प्रिविलेजेस होंगे, सब कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट करेगा। एंड वो टाइम टू टाइम अपने लॉ पास करके अकॉर्डिंगली उसे अमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लॉज 4 में बताया गया है कि जो ये प्रिविलेजेस हैं टाइम टू टाइम क्या होते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। क्लॉज 3 में बताया था कि चेंज हो सकती है, एंड ये क्लॉज 4 में बताते हैं कि जो प्रोसीडिंग्स है वो बाहर बाहर के लोग को भी मिल सकती है अगर कोई स्पेशल पर्सन हो। इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एक्सटेंड करी जाती है ताकि वो भी अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। इसके सिवाय हम जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है इन्हें 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले हम क्लासीफाई करते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेजेस में, एंड उसके बाद हम क्लासीफाई करते हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस में। इंडिविजुअल प्रिविलेजेस में वापस आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है, एंड उसके बाद आपको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसमें आता है आपको फ्रीडम, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस में आपको आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है। एंड उसके बाद जो और आता है वो होता है कि देयर शैल बी एक्सेप्शन फ्रॉम अ टेस्ट इन सिविल केसेस। अगर किसी भी सिविल केस में अगर किसी भी एमपी एमएलए का नाम आता है तो उसे वो अरेस्ट से फ्रीडम है फॉर द 40 डेज बिफोर द प्रोसीडिंग एंड 40 डेज आफ्टर द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। उसके बाद वापस यही है जो सेकंड क्लॉज है कि उनके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं एक्ट कर सकती फॉर द वोट गिवन एंड द थॉट प्रोसेस इन द पार्लियामेंट। एंड फिफ्थ उन्हें कहता है कि दे हैव द राइट टू नॉट प्रेजेंट एज अ विटनेस इन द कोर्ट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। वो अपनी विटनेस की ड्यूटी से भी जा सकते हैं अगर उन्हें कोई स्पेशल सेशन ऑनगोइंग हो रहा है। इस बार हम क्लासीफाई करते हैं उसे कलेक्टिव प्रोसीडिंग्स में। कलेक्टिव प्रोसीडिंग्स जो सभी को मिलते हैं सच एज राइट टू पब्लिश। ये पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं कि वो पब्लिश करना है या नहीं करना। इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट केस भी है, दैट इज सर्च लाइट केस। वो एक अखबार का केस था एंड उसका केस का नाम है एमएसएम शर्मा बसी श्री कृष्ण सिन्हा। इसके अंदर राइट टू पब्लिश का ध्यान रखा गया था कि उसने कुछ पब्लिश कर दिया था, दैट वाज नॉट अलाउड बाय द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेचर। ये बिहार लेजिस्लेचर में हुआ था तो उसके खिलाफ एक्शन लिया गया था। उसके बाद है मैंडेटरी अटेंडेंस कंपलसरी कर सकते हैं। वो कोई भी अगर कोई भी कन्विक्शन हुआ है, कोई भी कंटेम्प्ट हो, उसके लिए पनिश कर सकते हैं। अपनी इंटरनल प्रोसीडिंग्स में उनका कंट्रोल होता है एंड वो अथॉरिटी होता है किसी भी अटेंडेंस को एनफोर्स करने के लिए। एंड इसके साथ हम एंड में ये डिस्कस कर सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं वो किसी भी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। अगर हम कहें कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि अगर वो उन्हें नहीं दिए जाएंगे तो वो प्रॉपरली अपने वर्क एक्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो वापस स्टेट लेजिस्लेटर वाला जो मैंने आपको बताया था 194 सेक्शन है वो इधर डिस्कस करा हुआ है, एंड इसके भी जो सारे क्लॉजेज हैं वो सेम है एज कम्पेयर टू 105। एंड जो इसका 106 क्लॉज है दैट मीन्स 194 के आगे 195 या उधर 106, उस क्लॉज में सैलरी एंड अलाउंस के बारे में बता रखा है मेंबर्स की कि उन्हें वही अलाउंस या वही सैलरीज मिलेंगी उसके अकॉर्डिंग जो मिलती थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। तो जो भी कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले उन्हें मिल रही थी डोमिनियन रिपब्लिक ऑफ इंडिया में, तो वो ही अब इन्हें अभी तक कंटिन्यू होंगी।
इस टॉपिक में मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।